हीरो ऑफ द क्लास, है ना? हमेशा ध्यान रखते चेयर के नीचे ना गिर जाना। अब से ये भी नहीं उसका वो भी नहीं पाएगी। चलो, मिस्टेक का मतलब गलती। आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट करने में कोई गलती कर दी है तो बताओ सारी गलती की सजा क्या कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दें? भाई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट गलती से हो गया, उसमें कुछ गलती हो गई है, तो उस गलती की वजह से क्या आपका कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए जाएं? नहीं ना। तो यहाँ पर है, इसीलिए मिस्टेक को दो पार्ट्स में बांटा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। भाई बातें बंद कर दो। मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब क्या है? लॉ को पढ़ने में आपने गलती की है, लॉ में गलती नहीं है, ठीक है? मिस्टेक ऑफ लॉ में ये गलती नहीं कि लॉ में गलती है। मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब ये है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त लॉ को पढ़ने में गलती कर दी है, ठीक है? लिखने में गलती करी हो। अब सुन लो, नहीं, लॉ गलत नहीं हो सकता, ठीक है? ठीक है, उसको अपने आप वो संभालेंगे लॉ बनाने वाले। अब हुआ क्या, मिस्टेक ऑफ लॉ जो थी, आप ना इस चीज का कभी भी ना इस चीज की आड़ नहीं ले सकते, इस चीज का सहारा नहीं ले सकते। जैसे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, वो कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से गलत हो गया? आपने क्या बोला? भाई मुझे पता नहीं था कि लॉ में ऐसा लिखा है, इसलिए मेरे से गलती से ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या ऐसा रीजन रख सकते हो? नहीं। जब भी कभी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में ये अजम्पशन होती है कि आपने उससे रिलेटेड प्रोविजंस, उससे रिलेटेड लॉ पढ़ लिया है, ये एज्यूम्ड होता है, ठीक है? बाद में आप इस बिहाफ पे अपने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते हो कि भाई मैंने पढ़ने में गलती कर दी थी या मेरे को समझ में नहीं आया था इसलिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो गया, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका मिस्टेक ऑफ लॉ। इंडियन लॉ का तो आप बिल्कुल सही ये बात है कि इंडियन लॉ में तो ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने इंडियन लॉ के जो प्रोविजंस हैं उनको पढ़ने के बाद ही आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ठीक है? लेकिन फॉरेन के रिस्पेक्ट में आपकी ये बात चल सकती है, तो मुझे वहां के लॉ के बारे में नहीं पता था इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट में गलती हो गई, वैलिड है, ठीक है ना? आपकी बात वैलिड है, ठीक है? एक चीज मैं और बता देती हूँ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फैक्ट की मिस्टेक क्या होगी? जैसे आपका कोई भी केस था, मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैं अपनी कार जो बेचने जा रही थी वो लैम्बोर्गिनी बेच रही थी। सामने वाले ने क्या समझा? इतनी हंसी मुस्कान के चेहरे पे, ठीक है? सामने वाले ने क्या समझा? फिएट कार बेच रहे हैं। दोनों के कंसेप्ट अलग चल रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ले लेते एग्जांपल ले लेते। लैम्बोर्गिनी बेचने जा रहे थे, मेरे दिमाग में लैम्बोर्गिनी बेचने का था, सामने वाले का दिमाग क्या चल रहा था? फरारी का चल रहा था, ठीक है? दोनों के कंसेप्ट अलग अलग चल रहे थे, लेकिन हमने क्या कहा था? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कौन सा होता है? जिसमें दोनों पर्सन एक ही चीज पर, सेम थिंग पर, सेम सेंस में एग्री करने चाहिए, उसी को बोलते थे ना। अब यहाँ पर दोनों अलग अलग चीज पर एग्री कर रहे हैं, है ना? तो वो क्या है? वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन की मिस्टेक है। वो गाड़ी के बारे में आपका ऐसा था ना, उसकी राय अलग थी, मेरी राय अलग थी, तो वो आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। और मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है? लॉ को पढ़ने में गलती। अब मैं बताती हूँ, इन दोनों में ही एक तरीके से 3 केस बन चुके हैं, है ना? कहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहता है और कहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, देख लो जरा। Mistake of law does not render a contract void, as one can not take excuse of ignorance of law of his own country. कोई भी बंदा अपने खुद की कंट्री के लॉ को इग्नोर नहीं कर सकता। जब भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे अपनी इंडिया का लॉ पढ़ के ही कॉन्ट्रैक्ट आप करोगे, समझ रहे हो? क्लियर है? अपनी कंट्री के लॉ को पढ़ने के बाद ही आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, तो इस बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वॉइड नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड रहेगा, ठीक है? लेकिन फॉरेन लॉ के बारे में आप ऐसा कह सकते हो? भाई कह सकते हो, भाई हमें वहां के लॉ के बारे में नहीं पता था इसलिए गलती हो गई और इसीलिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया?
वॉइड बन गया, ठीक है। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से भी क्या होता है, मैं दूसरी गाड़ी सोच रही थी बेचने का, सामने वाला दूसरी गाड़ी सोच रहा था खरीदने का। उसे ऐसे लगा कि मेरे पास मान लो दोनों कार थी, ठीक है, उसे लग रहा था ये वाली बिक रही है लेकिन मैं बेच दूसरी रहा था, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। समझ रहे हो पक्का? तो यानी कि मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज इक्वल टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही है। यहां भी वॉइड बन रहा है, वहां भी वॉइड बन रहा है। सिर्फ वैलिड किस केस में बन रहा है, अगर आप इंडियन लॉ का कहोगे ना कि हमें इसके बारे में नहीं पता था उस वजह से गलती हो गई, तो सरकार उसको वॉइड नहीं बनाएगी, कोर्ट उसको वॉइड नहीं बनाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड ही रहेगा, उस गलती का हर्जाना आपको ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ में, बट इफ मिस्टेक ऑफ लॉ इज कॉज्ड थ्रू इंड्यूसमेंट ऑफ अनदर यानी कि फॉरेन लॉ, द कॉन्ट्रैक्ट में बी अवॉइडेड। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज एक्सक्यूजेबल। अगर आपने फॉरेन लॉ की इग्नोरेंस की है, उसको नहीं पढ़ा है, तो वो तो एक्सक्यूजेबल है एंड इज ट्रीटेड लाइक अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में बी अवॉइडेड ऑन सच मिस्टेक। अवॉइडेड का मतलब यह है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है, जहां पर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो है वो अपने आप को, वो एक दूसरे को क्या कर रही है, मिसअंडरस्टूड कर रही है and are at cross purposes, so there is bilateral or mutual mistake where both the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement, तो agreement is void। देखो गाड़ी के बारे में पता होना असेंशियल था, अब वही बिल्कुल पता नहीं है, सामने वाला कुछ और सोच रहा है, मैं कुछ और बेच रहा हूँ, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, void हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी पक्का? चलो आगे। अब मिस्टेक होती कितने टाइप की हैं, दो। कौन कौन सी? यूनिलेटरल, बायलेटरल। नाम से पता चल रहा है, यूनिलेटरल में किसी एक पर्सन की गलती होगी और बायलेटरल में दोनों की गलती होगी। दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज अगर गलत कर रही हैं तो वो बायलेटरल मिस्टेक हो गई, और अगर उनमें से एक पार्टी गलत कर रही है तो वो यूनिलेटरल मिस्टेक कहलाएगी, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहता है, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहता है, लेकिन मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ में आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। आप एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि मैंने लॉ को नहीं पढ़ा था, ठीक है। चलो आगे। तो यहाँ पर आपका ये कंसेप्ट हो जाता है खत्म, जिसकी वजह से हमारे कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइडेबल बन रहे थे और या फिर वॉइड बन रहे, ठीक है। अब हमारा छोटा सा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ये मेन थे अपनी इस चैप्टर के, ठीक है। पेपर आ जाता है कई बार इन 5 एलिमेंट्स में से किसी पर भी क्वेश्चन जरूर आ जाता है। आज ये पूरा मुझे कोशिश मेरी यही रहेगी, सैटरडे को डांस पार्टी, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। एक बात बताओ, सेक्शन 10 में जो हमने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे उसमें आपका था लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। यानी कि कंसीडरेशन का मतलब बदले में कुछ, है ना। अगर आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें आप मान लो कोई भी ऐसा कंसीडरेशन रखते हो जो लॉ के खिलाफ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइड, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइड। अगर आपका कंसीडरेशन ही लॉ के खिलाफ है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है या फिर अगेंस्ट लॉ है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वहां पर हो जाता है वॉइड, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से हैं, कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, वैसे तो लॉफुल है जब तक उसमें ये एलिमेंट्स ना हो। कौन से एलिमेंट्स ना हो, इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ ने मना कर रखा है फिर भी आपने वो कंसीडरेशन दिया। भाई लॉ ने ब्राइब देने को मना कर रखा है, रिश्वत, फिर भी देते नहीं है लोग, देते हैं ना, तो वो क्या है, वो इलीगल कंसीडरेशन है, अनलॉफुल कंसीडरेशन है, ठीक है। और वॉइड क्यों बना रहे हैं इसके बिहाफ पे, मान लो मैंने आपको प्रॉमिस किया था आप मेरी गवर्नमेंट जॉब लगवा दोगे तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा, ठीक है। क्या ये सही कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड है? क्यों? क्योंकि इसमें लीगैलिटी नहीं है कंसीडरेशन की। जो 10 लाख रुपए दे रहे हो वो एज अ ब्राइब दे रहे हो आप,
समझ रहे हो ना? तो ब्राइब यहाँ पर क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ है, फिर भी आपने देने का प्रॉमिस किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। यानी कि अगर सामने वाले ने गवर्नमेंट जॉब लगवा भी दी और अब आप उसको मना कर सकते हो? यस यस, मना कर सकते हो। क्या वो बंदा कोर्ट में जा सकता है कि इसने मुझे प्रॉमिस किया था 10 लाख देने का? नहीं, यही तो होता है वॉइड करना उस कॉन्ट्रैक्ट को। भाई वो जब कोर्ट में इसीलिए ही नहीं जा सकता क्योंकि वो कंसिडरेशन कैसा था, फॉरबिडन बाय लॉ, इसीलिए, इसी पर्पस से ही, ठीक है। चलो, is of such a nature if permitted it would defeat the provision of any law। मान लो अगर दिया भी है लेकिन वो जो कंसिडरेशन है वो लॉ के पर्पस को तोड़ता है। भाई जिस चीज के लिए लॉ बनाया गया था, जिस चीज को रोकने के लिए लॉ बनाया गया था, उस पर्पस को ही अगर तोड़ने के लिए आपने कोई कंसिडरेशन सेट किया तो वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना देगा। अगर आपका कंसिडरेशन फ्रॉडुलेंट है, धोखाधड़ी वाला है, वो भी वॉइड बनाएगा कॉन्ट्रैक्ट को। इसके ना सबके अभी एग्जांपल है, मैं आगे धीरे धीरे चल रही हूँ, ठीक है, पॉइंट्स बता रही हूँ सिर्फ अभी आपको। इन्वॉल्व इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या दूसरे किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाने वाला कंसिडरेशन। मैं सामने वाले को गोली से उड़ा दे, मैं तेरे को पैसा दूंगा, लॉफुल है नहीं, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, वॉइड। कोर्ट रिगार्डेड एज इमोरल, कोर्ट अगर उस चीज को इमोरल कहती है, अनैतिक कहती है, तो भी आपको कंसिडरेशन सेट नहीं कर सकते। करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। पे कोर्ट आपको नहीं दिलवाएगी उसका पैसा। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इन सब के मैं भी एग्जांपल बता रही हूँ, आपको सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला है आपका पहला है आपका फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन बाय लॉ देखो क्या है, एक एग्जांपल लेती हूँ, सुनना जरा। एक ना एक्स नाम का बंदा था, ठीक है, उसको ना एक लाइसेंस मिला हुआ था, कहां से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, अंडर द फॉरेस्ट एक्ट। फॉरेस्ट एक्ट एक बना हुआ है, उसके अंडर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना हुआ है। उस डिपार्टमेंट ने उस एक्स नाम के बंदे को एक लाइसेंस इशू कर रखा था, किसके लिए, टू कट द ग्रास, ठीक है, घास काटने का लाइसेंस। अब डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया, डिपार्टमेंट वालों ने एक कंडीशन लगा दी कि आप अपने इस लाइसेंस को किसी को आगे बेच नहीं सकते बिना हमारी परमिशन के। समझ रहे हो, बिना डिपार्टमेंट की परमिशन के आप उस लाइसेंस को नहीं बेच सकते। लेकिन ना फॉरेस्ट एक्ट में ऐसा कोई बात नहीं लिखी हुई है कि आपको लाइसेंस बेचने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। एक्ट परमिशन देता है आपको कि आराम से ट्रांसफरेबल है वो लाइसेंस, ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट ने ये क्या लगा दिया, ये कंडीशन लगा दी कि अगर आपको बेचना है तो हमारी कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये काम फॉरबिडन बाय लॉ है? नहीं ना, एक्ट मना नहीं कर रहा, एक्ट कह रहा है ट्रांसफरेबल है, इजीली ट्रांसफरेबल है। लेकिन डिपार्टमेंट ने एक मतलब कहते हैं ना कि ज्यादा मूवेबल ना हो वो चीज, उस चीज को मेंटेन करने के लिए आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए लगाई गई है ये रिस्ट्रिक्शन, भाई बिना मेरी परमिशन के आप नहीं बेच सकते। तो ये अपोज नहीं है, अगेंस्ट लॉ नहीं है, फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है। तो अगर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है, हाँ जी, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अगर वो बिना परमिशन के लाइसेंस को बेच देता है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई काम ऐसा नहीं किया जो फॉरबिडन बाय लॉ था। वो तो डिपार्टमेंट ने अपनी रखने के लिए, समझ लो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बस एक कंडीशन लगा रखी थी। आपने एग्रीमेंट के टाइम पे सिर्फ कंडीशन लगाते हैं तो भी वैलिड होता है, और उनको अगर कोई तोड़ता है तो फिर क्या नाम सू कर सकते हैं। मतलब जो एग्रीमेंट के टाइम पे जो हम कंडीशंस लगाते हैं, हाँ, वो एक तरीके से हो जाते हैं अलग से। देखो अगर यहाँ पे भी क्या होगा, हिसाब से तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि भाई बिना परमिशन के मैं नहीं बेचूंगा, आपने वहां भी साइन कर दिए, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं बेच पाओगे। एक कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना आप एक तरीके से, तो उसका भी तो ब्रीच नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर वैलिडिटी की अगर बात की जाए तो उसने जो लाइसेंस बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है वो वैलिड रहेगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। बस ये देखना आपको फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, फॉरबिडन बाय एक्ट नहीं होना चाहिए वो काम। अगर वो काम कर दिया जो लॉ ने मना कर रखा है तब आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाओगे।
क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल और भी है यहाँ पर, एक फादर थे, उन्होंने अपने बेटे की शादी करवा दी, 17 साल का बेटा था और दहेज मांग लिया लड़की वालों से, ठीक है? बताओ दोनों ही फॉरबिडन बाय लॉ है। लड़के की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए शादी के लिए? अब तो 18 हो गई, तो दोनों की 18 हो गई। उसकी मर्जी है कभी एक भी 18 एक की 20 कोई मर्जी नहीं है। अरे 18 तब चलो मुस्कान ढूंढ के बताइए, ठीक है? 18 या 21, ठीक है? तो यहाँ पर जो बॉय की मिनिमम एज है वो 21 होनी चाहिए। तो आपने एक तो एक लॉ को तोड़ा, दूसरा डोरी सिस्टम क्या अलाउड है? नो मैम, वो लोग लेते हैं लेकिन लॉ परमिशन नहीं देता। नहीं देता। 21 सुन लिया मुस्कान? वही है, ठीक है? खुश ना हो, चल। तो यहाँ पर आपका क्या है, सच इज द नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों ही लॉ के खिलाफ थे। आपने जो कंसिडरेशन लिया यानी कि जो डॉरी ली वो भी लॉ के खिलाफ थी, और आपका जो ऑब्जेक्ट था शादी कराने का 17 साल में वो भी लॉ के अगेंस्ट था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हेन द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। डिफीट मतलब हरा देना किसी चीज को, है ना? अगर आप लॉ के प्रोविजन को ही हरा देते हो, ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हो, तो वहां पर आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी नहीं रहेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड कहलाएगा। एक एग्जांपल है, कई बार देखा है कि लोग अपने बच्चों को किसी को अडॉप्ट मतलब किसी को दे देते हैं, कोई अडॉप्ट कर लेता है उनके बच्चों को। हाँ उनके फैमिली कुंडली भाग्य में देखा किसने किसको अडॉप्ट किया था? वो पीमुना आपकी बेटी है, उसको पिता ने। हाँ अब ये चल रहा है ड्रामा। हाँ बताओ। अब एक एग्रीमेंट आपने क्या किया कि नेचुरल पेरेंट्स थे जो उसके असली माँ बाप हैं, उन्होंने कहा हम अपना बच्चा आपको तब देंगे जब आप एनुअल अलाउंस हमको दोगे, हर साल आप मुझे इतना पैसा दोगे तो हमारा बच्चा लेके चले जाओ। क्या ये अलाउड है? नहीं है, ठीक है? तो आप लॉ के पर्पस को डिफीट कर रहे हो यहाँ पर, तो वो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। बस कुंडली भाग्य की स्टोरी बताने लग गई है उसे। हम गरीब डोरेमोन का अडॉप्ट कर रखे हैं, नोबिता की करवा ये एग्जांपल बन रहा है। ये मुस्कान अभी देखती होगी, है ना? चलो, when it is fraudulent, अगर आपका कंसिडरेशन फ्रॉडुलेंट है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा। जैसे आपने एग्रीमेंट किया कि मैं आपको गुड्स तब बेचूंगा जब आप उसको गुड्स को स्मगलिंग के लिए बाहर भेजोगे। अच्छा काम है। बताओ भाई, अगर मान लो मैंने स्मगलिंग के लिए भेज दिया और मैंने उसको कहा था मैं तेरे को इतने पैसे भी दूंगा इसके साथ साथ, क्या वो रिकवरी कर सकता है पैसों की? नहीं, ठीक है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड है, तभी रिकवरी नहीं कर सकता। When consideration defeat any rule for the time being in force in India, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक रूल एप्लीकेबल था इंडिया में, है ना? जैसे अभी ये बीच में ईवर नॉट वाली गाड़ी वाला सिस्टम जो आया था, है ना? उसको अगर डिफीट करोगे तो वो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई रूल एप्लीकेबल हुआ था, उस रूल को आपने तोड़ा, वो तोड़ के कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। दूसरा आता है इसमें, when consideration involve injury to the person or property of another, किसी पर्सन को नुकसान पहुंचा के या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा के अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। जैसे आपने क्या किया, एक बुक लिखी, ठीक है, और उसमें ना किसी और का कॉपीराइट चोरी करके चिपका दिया, अलाउड है? नहीं ना, कॉपीराइट क्या होता है? किसी की प्रॉपर्टी होती है, किसी की संपत्ति होती है, तो आप किसी की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर आपने ऐसा किया, बढ़ाई चोरी किया आपने, अगर उसे परमिशन लेके करते तब तो समझ में आती थी बात। चोरी किया है आपने, ठीक है,
तो ये आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब एक बंदा था, उसने ना लोन ले रखा था और लोन चुकाने के पैसे नहीं थे उसके पास। लोन चुकाने के पैसे नहीं, चुकाने नहीं, चुकाने वापस करने, रीपेमेंट के पैसे नहीं थे। उसने क्या कहा, भाई मेरे पास रीपेमेंट के पैसे तो नहीं है, रोज मैं तेरे घर आके तेरे बर्तन धो दिया करूंगा अगर मेरा लोन माफ करे तो। ये तो गौरव को क्यों देख रहा है, वो भी मुझे ही देख रहा था वैसे। चलो, तो उसने क्या कहा, मैं मैनुअल लेबर कर दूंगा मैं डेली अगर तू मेरा लोन माफ करे तो ये भी आपका कंसिडरेशन सही कंसिडरेशन में नहीं आता है। ठीक है, आप किसी की मेहनत को नुकसान पहुंचा रहे हो, किसी इंसान को एक लोन रीपेमेंट के बदले में आप क्या कर रहे हो, बर्तन धुलवा रहे हो उससे, तो वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। किसने धोए हैं? होटल में, किसी ने होटल में धोया है? कर्ज के बदले में, कर्ज के बदले में? अरे बताओगे? अच्छा ठीक है, फिर मत बताओ। चलो, क्योंकि अगर मुस्कान इतना हंस रही है ना, तो मतलब उसके फेस एक्सप्रेशन से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा बुरा है। बस ठीक है। When consideration is immoral, बस When consideration is immoral, अब ये वाला एग्जाम्पल सुनना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। immoral, एक लड़का था और एक लड़की थी। एक लड़की क्या थी, एक्चुअली वो किसी की वाइफ थी, किसी और की वाइफ को आपने पैसे दिए हैं, ले मैं तेरे को पैसे देता हूँ, अपने पति से डाइवोर्स ले ले और मेरे से शादी कर ले। ठीक है, समझ गए एग्जाम्पल? आप किसी लड़के ने किसी की वाइफ को पैसे देके ये बोला कि तू अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले ले और हम भाग चलते हैं। हाँ, रोहित शर्मा ने किया शिखर धवन की वाइफ के साथ। सच्चा प्यार बनो। चलो, ये पेट में क्यों घूम रहा है सच्चा प्यार? अच्छा, हंसी आ रही है। चलो ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये इमोरल है, अनैतिक चीज है किसी की शादी तोड़वाना, है कि नहीं? वो क्या बात है? हो सकता है मैडम। हाँ, मुझे पता था, हर बैच में ये आंसर आता है कि मैम लड़की के अंदर दिमाग नहीं था। दिमाग होता तो उससे पैसे ही क्यों ले रही होती? ठीक है, नहीं लगता है। चलो बताओ मैम, क्या इसमें क्या आंसर दूं? मैम उसको पैसे की जरूरत हो, क्या पता? वॉइड क्यों कहा जा रहा है, तो ये बात सुनना। मान लो लड़के ने उसको प्रॉमिस किया था कि तू डाइवोर्स ले ले, तेरे को मैं पैसे दूंगा और हम भाग चलेंगे। ठीक है, अब मान लो उसने डाइवोर्स ले लिया उससे। ठीक है, अब क्या वो लड़का बोला कि मैं नहीं देता हूं पैसे, अब बताओ वो लड़की क्या कोर्ट में जा सकती है? इसीलिए वॉइड बोल रही हूं मैं इसको। नहीं वॉइड है, ठीक है। हाँ, क्यों वो पर्सनल है तुम्हारा कि हो लड़की के सकता है अंदर वो दिमाग दोनों नहीं दोस्त था। हैं? हो सकता है वो दोनों लड़के दोस्त हों। वैसे वो दोनों लड़के, अच्छा जानबूझ के करा। ये तो ट्रायंगल बन जाएगा नहीं? चलो, नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन कंसीडरेशन इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। अगर जनता के हित के खिलाफ कोई बात हो जाती है, उसमें आप क्या करोगे? अब ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में ना कई सारे एग्जांपल है। तुमने देखा ये 7 पॉइंट्स थे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहे थे? वॉइड बना रहे थे। ठीक है, और ये जो 7वां पॉइंट है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इसके कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाले देखो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ट्रेडिंग विद एनिमी, इस टाइम हमारा एनिमी कौन चल रहा है? अफगानिस्तान, बड़े सारे बोल दिए। पाकिस्तान, नेपाल, चाइना। चाइना चल रहा है? अफगानिस्तान, चाइना भी है। अभी तो अफगानिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान। अच्छा, कोई भी कंट्री ले लो, एनिमी कंट्री हो। ठीक है, अगर आप वॉर के टाइम पे, मतलब उस टाइम जब वो भड़के पड़े हो, उस टाइम अगर आप कोई ट्रेड करते हो उनके साथ में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? ठीक है, अभी जैसे इसमें एग्जांपल जो है वो उसी टाइम का है। इंडिया एंटर्ड इन वॉर लाइक सिचुएशन विद चाइना। तो मिस्टर ए इंडिया से था, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया चाइना से कुछ टॉयज खरीदने के लिए। ठीक है, अब सच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, क्यों? क्योंकि चाइना क्या है? एलियन एनिमी है किसका? इंडिया का।
तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड कहलाएगा। ठीक है, ये जो आपकी एप्स बैन हुई थी, टिकटॉक, पबजी, टिकटॉक तो नहीं आया ना, तो ये बैन क्यों किए गए थे? इसी वजह से, ठीक है, कि इंडिया की कोई इंफॉर्मेशन बाहर ना पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब मैं किसी के खिलाफ कार्यवाही करने जा रही हूँ, ठीक है, मुझे पैसे के बदले में कार्यवाही करने से रोकना, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। भाई किसी ने ना मर्डर कर दिया और मैंने उसका मर्डर होते हुए देख लिया, ठीक है, मैं कोर्ट में चली गई, मैंने केस भी फाइल कर दिया। अब एक बंदा मुझे कह रहा है कि मैं इसके बदले में तुझे पैसे दूंगा, तू केस वापस ले ले। मैंने केस वापस लिया और फिर उसने पैसे नहीं दिए मुझे, क्या मैं मांगने जा सकती हूँ? नहीं। तो प्रोसिक्यूशन रुकवाना, पहले कहाँ गए थे, पिछला केस कहाँ गया आपका? वापस क्यों लिया आपने? कोर्ट आपके ऊपर ही केस कर देगी, पहले तो आपने वापस क्यों लिया था, पहले उसका रीजन दो। और ये चीज को कोर्ट चेक करती है कि कोई पर्सन केस वापस क्यों ले रहा है, उसका रीजन दो, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल केस ऐसे मिलते हैं जहाँ पर पर्सन रिश्वत लेके केस वापस, मैम वो यूं कहते धमकी दी 1 लाख रुपए दूंगा और केस वापस ले तो। हाँ तो ये धमकी होती है, अच्छी धमकी दी ना, धमकी दे रहा है, प्यार से पूछ रहा है, समझ गए? लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो मैंने मर्डर वाला केस लिया ना, ये कैसा केस है, ये ऑफेंस कैसा है? अनकंपाउंडेबल है। अनकंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है? देखो, कंपाउंडेबल और अनकंपाउंडेबल क्या होते हैं? कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें आप पैसा देके रफा दफा जो केस हो सकता है, जिसमें मतलब कुछ फाइन भर दो तो आपका ऑफेंस माफ है। कोई ऐसे ऑफेंस जैसे कि मैंने चोरी की, ठीक है, उसने चोरी किया हुआ, जो भी चोरी किया था ना, वो पुलिस को दे आया वापस और फाइन भी दे दिया, मान लो चोरी करने का, कंपाउंडेबल है। लेकिन अनकंपाउंडेबल ऑफेंस कौन से होंगे? अब मर्डर कर दिया, कहां से जिंदा करोगे उसको? मर्डर वाला केस अनकंपाउंडेबल में आएगा, जिसमें आप फाइन देकर भी उस अपराध को माफ नहीं करवा सकते। ठीक है, क्या है? तो अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस के बदले में पैसे थे तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है। भाई ऐसा होता है ना कि कई दो लोग एग्री कर जाते हैं, भाई कुछ पैसे देकर केस रफा दफा करो, कोर्ट के भाई दरवाजे खटखटाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा आपने सुना है? प्रैक्टिकली सुना है? भाई कोई भी फाइन दे देते हैं हम ऐसे ही, ताकि भाई कोर्ट केस ना हो। पुलिस वाले को मान लो कुछ फाइन दे दिया आपने कि भाई मेरा अपराध माफ करो, तो अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उसमें आपने कोई ऐसा कंसिडरेशन दिया है, तो वो आपका वैलिड कहलाएगा, वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है। लेकिन मर्डर वाले केस को रुकवा दिया ना अगर, तो वो आपका अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। अब मेंटेनेंस क्या होता है, सुनना जरा। मेंटेनेंस क्या होता है? ये वो बंदे हैं, अब मैं क्या बोलूं, इस क्लास में कुछ बोलूंगी तो वो पुरानी बातें छिड़ जाएंगी। ये जो एग्जांपल है, ये वो बंदे हैं जब दो लोगों के बीच में तीसरा बंदा जबरदस्ती घुसता है। ठीक है, इसलिए मैं ए बी पे ही रहती हूँ। ए ने बी को 2000 रुपए ऑफर किए। ए ने बी को 2000 रुपए ऑफर किए हैं, किस लिए? ए ने बी को 2000 रुपए ऑफर किए, किस लिए? बी को कहा इसने सी के ऊपर केस डाल दे, बिना मतलब सी के ऊपर केस डाल दे। किस किस के बीच की लड़ाई थी? कुछ होगा, ठीक है।
ए को सी से कुछ भी अंदर से होगी, ठीक है। तो ए ने बी को कहा कि मैं तेरे को 2000 रुपए दूंगा, तू सी के ऊपर केस डाल दे, यानी कि बी का कोई इंटरेस्ट है इस केस में नहीं है। बी को कोई मतलब नहीं है कि किस चीज के लिए केस डालना, लेकिन डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, ठीक है। ए ने बी को 2000 रुपीज ऑफर किया है इफ ही sues सी फॉर अ केस व्हिच दे कुड हैव सेटल्ड म्यूचुअली अंडर प्रोविजंस ऑफ लॉ जस्ट टू अनॉय सी। ए और सी के बीच में मतलब कुछ ऐसी बात हो गई थी जिसको वो आराम से पर्सनली सेटल डाउन कर सकते थे। ए के और सी के बीच में कुछ ऐसी बात हुई थी जिसको वो पर्सनली सेटल डाउन कर सकते थे, लेकिन फिर भी ए ने सी को नुकसान पहुंचाने के लिए बी को बीच में हायर किया, उसको पैसे दिए कि तू उसके ऊपर केस डाल। समझ लो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है ना, तो वो वाली कहानी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, मेंटेनेंस एग्रीमेंट, और ये आपका वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है। अब इसी से रिलेटेड चैम्बर्टी, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूंगी। अब यहाँ पर ए ने बी को पैसे दिए, ए ने बी को कहा कि तू सी के ऊपर केस कर, ठीक है, मैं तुझे केस के पैसे दूंगा, एक्सपेंसेस जो है वो मैं बियर करूंगा। एक्सपेंस कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा। A agrees to pay expenses to B if he sues C and B agrees to pay half of the amount received from result of such suit। भाई तो C के ऊपर केस करेगा ना, तो कोर्ट तेरे को यहाँ पर पक्का है कि इस केस में तू 1 लाख रुपए जीत जाएगा। B को कहा उसने ऐसा, तो B ने केस कर दिया और B को सच में 1 लाख रुपए वो जीत गया, और B ने प्रॉमिस किया था कि मैं 50,000 तुझे दे दूंगा। समझ रहे हो, इसने कंसीडरेशन क्या दिया था कि ए ने कहा था मैं सारे खर्चा बियर करूंगा केस का, और बी ने कहा था कि जो पैसा मुझे मिलेगा उसका आधा मैं तेरे को दे दूंगा। तो जहां पर कुछ पैसे लेन देन की बात हो रही है वो चैम्बर्टी है, और जहां यहाँ पर बी ने कुछ वापसी दिया था नहीं, जस्ट इसने उसको पैसे दिए थे, ऑफर दिया था कि तू उसके ऊपर केस कर। ए के लिए कंसीडरेशन था सी को परेशान करना, और बी के लिए कंसीडरेशन था 2000 रुपए लेना, ठीक है। तो यहाँ पर बी ने कुछ वापसी नहीं किया था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका चैम्बर्टी कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन ये चैम्बर्टी कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड भी हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है। किस केस में, मेंटेनेंस और चैम्बर्टी इज वैलिड अनलेस इट इज अनरीजनेबल सो एज टू बी अनजस्ट टू अदर पार्टी। भाई अगर किसी को जबरदस्ती नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है ये काम करना तो वैलिड कहलाएगा, ठीक है। अगर किसी को जबरदस्ती नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा। और इट इज मेड बाय अ मैलिशियस मोटिव लाइक दैट ऑफ गैम्बलिंग इन लिटिगेशन या ऑप्रेसिंग अदर पार्टी, मतलब दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, या जिसमें आपका मोटिव सही नहीं है, ठीक नहीं है, तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा। और अगर आपका मोटिव ठीक चल रहा है तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकता है। क्लियर है? हाँ जी, अच्छे से चलो। नेक्स्ट आता है ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल। ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? ट्रैफिकिंग का मतलब होता है बीच में मतलब कुछ परेशानी करना। जैसे कोई पब्लिक ऑफिसेज है, जैसे कोई मतलब पुलिस ऑफिसर बैठा है अपने थाने में, ठीक है, थाने में एक बैठा है पुलिस वाला, आपने उसको क्या कहा कि मैं तुझे इतने पैसे दूंगा अगर तू अपनी पोस्ट छोड़ दे तो, रिटायरमेंट ले ले तो। भाई अगर तू रिटायरमेंट ले ले, अपनी पोस्ट छोड़ दे तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। तो एक पर्सन की गवर्नमेंट जॉब है, पब्लिक ऑफिस है, उस पब्लिक ऑफिस के साथ अगर आप छेड़छाड़ करते हो, ट्रैफिकिंग करते हो, उसमें अपनी बात घुसाते हो तो वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यहाँ पर क्या हुआ, हरीश ने 15,000 रुपए दिए एक ऑफिसर को टू गिव हिज सन द जॉब इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। उसने कहा था ले 15,000 रुपए और मेरे बेटे की जॉब लगवा दे यहाँ पर। ये भी वही है गवर्नमेंट जॉब वाला एग्जांपल, तुम्हारा जो 10 लाख वाला गवर्नमेंट जॉब वाला एग्जांपल है वो भी यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके कौन सा हो जाएगा, आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज, मोनोपोली पढ़ी है आपने? तो अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया कि दूसरे को काम नहीं करने देना, हम रहेंगे, तो वो भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे XYZ एंड ABC वर ओनली द मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इन वेस्ट बंगाल। सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जो वेस्ट बंगाल में ऑक्सीजन सिलेंडर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। They both entered into contract of supplying the same at very high rates, enjoy the monopoly rates। उन दोनों ने कैसा एग्रीमेंट किया कि सिर्फ हम दोनों है ना, तो क्यों ना कमाई करें,
हाईएस्ट रेट रख दिया, हम दोनों यही रेट चार्ज करेंगे क्योंकि और कोई है नहीं। तो अगर आपने इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, हाँ जी जाओ। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स, किसी की शादी तोड़वाने का एग्रीमेंट करना वॉइड है, ठीक है, गलत है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा। मुझे एक बात बताओ, ये जो मैरिज ब्यूरो वाले होते हैं क्या वो इसी में आएंगे? मैरिज ब्रोकरेज है, एक्चुअली मैरिज ब्रोकरेज का मतलब बीच में कोई शादी करवाने वाला है ब्रोकर, तो वो वाले कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो वॉइड होते हैं। तो क्या मैरिज ब्यूरो इसी में ही आएगा? मैरिज ब्यूरो वाले क्या शादी करवाते हैं? वो लड़के की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लड़की की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, बाकी तहकीकात किसको करनी होती है? वो तो दो प्रेम करने वालों को मिलाते हैं। नहीं, ऐसा किसने कहा? मैरिज ब्यूरो वाले दोनों प्रेम वालों को मिलाते हैं? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है, दो अजनबियों को मिलाते हैं वो। आई थिंक वो प्रेम, हाँ, प्रेमियों को तो मिलाने वाला मैरिज ब्यूरो नहीं है। अच्छा, और रखा क्या पता उसने? खोल रखा क्या पता उसने? तो मैरिज ब्यूरो ओनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, वो नेगोशिएट नहीं करते फॉर रिवॉर्ड। वैसे प्रैक्टिकली रिवॉर्ड मिलता है ना, वो खुशी से देते हैं लड़का लड़की वाले, है ना। Therefore it is not covered under this point। तो मैरिज ब्रोकरेज यानी कि बीच में जो दलाली का काम करे वो भी आपके एग्रीमेंट कैसे होते हैं? वॉइड होते हैं। इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस, न्याय के खिलाफ अगर बीच में अपनी आवाज उठाई तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा। जैसे कोर्ट में किसी ने ना गवाही देने आना था, उसको बीच में ही किडनैप कर लिया, कोर्ट ने आज अपना डिसीजन लेना था उसकी गवाही के उस पे बेस पर ही, ठीक है, और उस गवाह को ही आपने बीच में से गायब कर दिया, अब कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये सारे एग्जांपल इसी में से उठा रही हूं मैं, तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ में आएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, इसका मतलब क्या है? सुनना जरा। एक एजेंट है, प्रिंसिपल है उसका एक, और एक एजेंट है, ठीक है। उस एजेंट ने क्या किया, किसी थर्ड पार्टी से ना पैसे ले लिए, थोड़े से पैसे दे मैं तेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाता हूँ, थोड़े से पैसे दे मुझे मैं तुझे कॉन्ट्रैक्ट दिलवाता हूँ, और प्रिंसिपल को बिना बताए, क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? नहीं, क्योंकि एजेंट का काम क्या है? सिर्फ प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करना। क्या एजेंट का ये काम है कि पैसे लेके उसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना? नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका कैसा होगा? वॉइड होगा। जैसे इसमें एक फर्म का मैनेजर था, उसने ना किसी से 2 लाख रुपए प्राइवेटली लेके उसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया कंपनी से, कंपनी वाले को कह दिया कि हाँ ये बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है, अच्छा इसकी कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, दिलवा दिया, बीच में 2 लाख रुपए खा गया। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हैं? वॉइड है। ये मत कहना कि मैम ये होते हैं, होते तो हैं, लेकिन अगर कोई मना कर जाए इसमें तो क्या कोर्ट दिलवाएगा? नहीं दिलवाएगा, इसीलिए वॉइड कहा जा रहा है। कंसीडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। अब मुझे एक बात बताओ, एक ऐसा आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ जिसमें आधा पार्ट लॉफुल था कंसीडरेशन का और आधा पार्ट अनलॉफुल था। अब बताओ आप पूरे को ही क्या बोलोगे? यहाँ पे नहीं चला, ठीक है। If any part of a single consideration for one or more object or any one or any part of one of several consideration for single object is unlawful, तो आपका एग्रीमेंट पूरा ही क्या हो जाएगा? void हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जहां पर आप उन दोनों को अलग अलग कर सकते हो तो एक void, एक समझ रहे हो, तो एक वैलिड हो जाएगा और एक void हो जाएगा। लेकिन जहां पर अलग होने लायक ही नहीं है वो, तो पूरा ही क्या हो जाएगा? void हो जाएगा। समझ रहे हो ना, वो चीनी अलग करने वाला और वो सब एग्जांपल है। चलो, अब आपका जो लास्ट बचा है, लास्ट सीमा में तो 2 पेज हैं, मतलब टाइम तो सिर्फ एक पेज ही हुआ है। चलो, अच्छा है, मजे आएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, इतने अच्छे एग्जांपल दे रही हो, शादी दिलवा रही हो, सही बात है। चलो, अब मुझे एक बात बताना, जो नया
स्टार्ट हो रहा है वो भी है void agreements। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं void agreements। अच्छा कहाँ आपने पढ़ा है? जहाँ आपने void वर्ड याद किया था मुझे याद दिलवाओ। हर एक चैप्टर में लिख दो, हर एक चैप्टर में। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट आपके void कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? अरे क्या बोल रहे हो? कौन कौन से एग्रीमेंट? अच्छा सेक्शन 11 क्या था? क्या था? अनसाउंड नहीं 12 में था। यहाँ पर तीनों थे। सेक्शन 11 पे तीनों थे। मैं एक करके तीनों बोल रहा था। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज सेक्शन 11 था। इन तीनों में से अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता था? वो तीन लोग कौन थे? माइनर और डिस्क्वालीफाइड पार्टी। ठीक है। तो सेक्शन 11 में जो तीन लोग थे वो तीनों लोग अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था। अच्छा बायलैटरल मिस्टेक है जहां पर, वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? दोनों ही पार्टीज गलती पर हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होता था हमारा? वॉइड। और इसका सेक्शन था अपना 20। मिस्टेक के मैंने 3 सेक्शन बताए थे ना, सेक्शन 20 बायलैटरल मिस्टेक के लिए। ठीक है। उसके बाद आ जाओ एग्रीमेंट द कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ व्हिच इज अनलॉफुल, जो भी ऊपर आपने पढ़े हैं, जिसमें आपका कंसीडरेशन या आपका पर्पस या आपका ऑब्जेक्ट लीगल नहीं है, वो भी आपके एग्रीमेंट्स कैसे होते हैं? वॉइड होते हैं। और उसका सेक्शन है सेक्शन 23। जो ऊपर अभी पॉइंट्स पढ़े हैं वो पॉइंट्स किसके अंदर कवर होते हैं? सेक्शन 23 के अंदर। ठीक है। उसके बाद एग्रीमेंट द कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ व्हिच इज अनलॉफुल इन पार्ट्स, अगर वो अनलॉफुल पार्ट्स में है तो वो पूरे को ही हम क्या बोलते हैं? वॉइड। और ये बात कहता है सेक्शन 24। उसके बाद सेक्शन 25 जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन, वॉइड थे। कौन कौन से एग्रीमेंट थे वो? विदाउट कंसीडरेशन जो नेचुरल आज के थे कुछ तो थे। अभी तो ये चैप्टर टेस्ट दिया है तुमने। वो सारे जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी वाले वो तो आप एक था ही नहीं है तो जिसमें कंसीडरेशन ये वो ही है। हां नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। हां फिर क्यों सोच रहे हो इतना? मैं तो ये बहुत जल्दी में सोचा और नेचुरल लॉ का सेक्शन कहां से आ वो गया? एक्सेप्शंस थे ना उसके। मैं यही सुनना चाहती थी। ठीक है। तो अगर आपके एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसीडरेशन तो वो आपके कौन से एग्रीमेंट होते हैं? वॉइड एग्रीमेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25। ठीक है। अब हमने जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं सेक्शन 26 से लेकर सेक्शन 30 तक और एक सेक्शन 56। सेक्शन 26 से लेकर 30 तक 26, 27, 28, 29 एंड 30 ये 5 सेक्शन है और 56 6 सेक्शन है। 6 सेक्शन में आपका एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। क्लियर है? 5 मैंने आपको बताए हैं, 3 ये लिख दिए और 2 मैंने वैसे बता दिए। ठीक है। 5 ये हो गए और 5 हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। चलें आगे। यस मैम। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी की शादी को तुड़वाना वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। तो एवरी एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज वॉइड। माइनर की शादी तुड़वा दी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा? बचपन का प्यार तो फिर वो तुड़वा सकते हो आप, वो वैलिड है। ठीक है। बचपन का प्यार तुड़वाना वैलिड है माइनॉरिटी के टाइम पे, लेकिन अगर किसी मेजर की शादी तुड़वाई तो वॉइड माना। अब सुनना, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये ध्यान से सुनना, ये अच्छा पॉइंट है, थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को व्यापार करने से रोकना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। भाई किसी के ऊपर बंदिश थोड़ी लगा सकते हो आप, कोई किसी भी चीज का काम करे। कोई ड्रेस बेच रहा हो उसे रोको। अरे इलीगल को रोक सकते हो आप, इलीगल को रोक सकते हो। तो वो भी नहीं रोक सकते तेरे ऊपर। अगर कोई लीगल ऑब्जेक्ट है जिसका कोई बिजनेस करना चाहता है कोई पर्सन, अगर आप उस पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। ठीक है।
अब इसमें कुछ एग्जांपल है, वो क्या है सुनना जरा। जैसे मैंने अपने बिजनेस की ना गुडविल बेच दी। क्या किया मैंने अपने बिजनेस की गुडविल बेच दी, और मैंने क्या कंडीशन लगाई, मैंने ये कंडीशन लगाई कि जो मैंने आपको गुडविल बेची है, ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर एरिया में उसी टाइप का बिजनेस नहीं खोल सकते। समझ रहे हो? मतलब रेस्ट्रिक्शंस जो लगनी चाहिए ना वो रीजनेबल लगनी चाहिए। कोई एग्जांपल हो किसी का? अप्सरा सुना है किसी ने? किसी ने क्या? सबने सुना होगा। सुना है? बेचारे लोगों की गर्दन नहीं हिल रही है। चलो नहीं सुना तो भी सुन लो। अप्सरा ने क्या किया, अपनी गुडविल बेच दी, ठीक है, किसी को, और उन्होंने कहा कि जो रेलवे स्टेशन वाला जो एरिया है यहाँ पर आप एक और अप्सरा नहीं खोलोगे। भाई गुडविल मैंने आपको बेच दी, मैंने अपना बिजनेस बेच दिया, लेकिन इस एरिया में नहीं खोलोगे आप। अप्सरा नाम यूज तो कर सकते हो, भाई उसने गुडविल का पैसा दिया है तो गुडविल का पैसा क्यों, क्या मतलब है कि अप्सरा नाम का ही मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा, है ना, उसी चीज के तो पैसे दिए उसने आपको। तो वो रेस्टोरेंट हमने कंडीशन क्या लगाई कि इस एरिया में नहीं खोलोगे, बाहर कहीं में जाकर खोलो। तो जो आपने रेस्ट्रिक्शन लगाई उसके व्यापार करने पर, क्या वो वॉइड है? बताओ। वॉइड है? वैलिड है? कर सकते हो आप ऐसा, लेकिन आपकी कंडीशन रीजनेबल होनी चाहिए। आपने कहा पूरे रेवाड़ी में खोल ही नहीं सकते आप, तो आपकी जो कंडीशन है वो आपके फैक्ट पे डिपेंड करेगी भैया कि रीजनेबल क्या है और अनरीजनेबल क्या है। तो अगर आपने जो कंडीशन लगाई है वो रीजनेबल कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। रीजनेबल कंडीशन का मतलब कुछ आप स्पेसिफिक एरिया बताओगे कि भाई यहाँ नहीं खोल सकते। अब आप कहोगे इंडिया में ही नहीं खोल सकते, तो भाई मैंने खरीदी क्यों थी फिर मैंने, ठीक है। तो आपकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो रीजनेबल कंडीशन हो, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। इस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा अगर आपकी कंडीशन रीजनेबल है, ठीक है। पहला एग्जांपल। एक और एग्जांपल है, कई बार क्या होता है, एक डॉक्टर है मान लो, उस डॉक्टर के पास जो क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंडर है ना, तो वो लगा हुआ है। वैसे कंपाउंडर की इतनी वो नहीं होती। कोई और ऐसा एग्जांपल दो जिसमें वो अपनी पर्सनल सर्विस भी कर सकता हो और वहां पे जॉब भी करता हो। ऐसे कैसे ही ले लेते? हाँ यही ले लो, ठीक है, टीचर वाला ही ले लो। चाहे स्कूल में जॉब कर रहा है बंदा, ठीक है, उन्हीं के साथ एसोसिएट है। अब स्कूल क्या ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि आप घर में जाके प्राइवेट क्लासेस नहीं दे सकते? गवर्नमेंट में लगा हुआ है, स्कूल में है ना। चलो गवर्नमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो गवर्नमेंट में ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि आप प्राइवेट ट्यूशंस नहीं दे सकते हो, ये वैलिड है या वॉइड है? क्यों है वॉइड? एक बात बताओ, जब गवर्नमेंट ने लगा रखी है और अगर आप प्राइवेट ट्यूशंस पढ़ाते हो तो गवर्नमेंट आपके ऊपर केस नहीं कर सकती, तो फिर वॉइड क्यों कह रहे हो? अगर जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और उन्हीं को ट्यूशन देता हूं उनके लिए होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मॉडल टाउन में पढ़ा रहे हो कौन? ये अपना स्कूल में एक टीचर। अरे कोई लीगल इनके पीछे बात। अरे ये नहीं कह रही मैं, सुनो घर में छुपा के किसी को भी पढ़ा लो आप, तो बड़ा किसी को पता लगा तो फिर वो इलीगल मान लिया जाएगा ना। छुप के तो बहुत लोग काम करते हैं। अभी रिश्वत देना मना कर रखा है लोगों ने, क्या लोग दे नहीं रहे हैं? हर चीज में चल रही है कि नहीं? तो बताओ। हाँ जी, तो ये आपकी वैलिड मानी जाएगी अगर आपने किसी पर्सन को एसोसिएट कर रखा है सिर्फ इसी एग्रीमेंट पे। आपने पहले उससे एग्रीमेंट साइन करवा लिया था, भाई मेरे साथ जब भी है अपनी पर्सनल सर्विस नहीं देगा, तो आपने उसको ट्रेड करने से रोका, लेकिन फिर भी ये केस क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। एक तरीके से मैं आपको जो ये वॉइड है, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड है, उसके एक्सेप्शंस बता रही हूँ मैं आपको कि भाई रेस्ट्रिक्शन लगाए भी हैं लेकिन फिर भी वो वैलिड माने जा रहे हैं। पहला एग्जांपल था गुडविल वाला, और दूसरा आपने क्या कहा, ये वाला टीचर वाला लेके, ठीक है। एक और एग्जांपल भी लूंगी मैं यहाँ पर। हाँ, एलएलपी में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, जब कोई पार्टनर बन रहा है तो हम ऐसे रेस्ट्रिक्शन मान लो उसके ऊपर लगा दिया, अब आप कहीं और ज्वाइनिंग नहीं कर सकते, तो यस ये रेस्ट्रिक्शन भी आपकी वैलिड रहेगी, ठीक है। हाँ जी, एक और, अभी बहुत सारे एग्जांपल है, 6 तो होने ही चाहिए ना।
An agreement by a manufacturer to sell during a certain period his entire production to a wholesale merchant is not in restraint of trade. एक एग्रीमेंट किया किसने, मैन्युफैक्चरर के साथ, कि आप जितनी भी प्रोडक्शन करोगे वो सारी किसको दोगे, मुझे दोगे। भाई कर लेते हैं ना कई लोग एग्रीमेंट, भाई मैं लेने के लिए तैयार हूँ, जितनी प्रोडक्शन आप करोगे सिर्फ मुझे दोगे और किसी को नहीं दोगे। तो ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि ये एग्रीमेंट आपका वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes. और एक एग्जांपल और, एग्रीमेंट अमंग द सेलर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी नॉट टू सेल द कमोडिटी फॉर लेस देन अ फिक्स्ड प्राइस। कई बार ऐसा होता है ना कि सेम चीज क्वांटिटी जैसे बेचने वाले लोग हैं, सेम प्रोडक्ट बेचने वाले लोग हैं, उन लोगों ने डिसाइड किया कि इतने से कम पे कोई नहीं बेचेगा, भाई ये प्राइस फिक्स कर लो, इससे ऊपर आपका जितना दाम लगे लगा लेना, लेकिन इतने से कम पे आप नहीं बेचोगे। तो ये एग्रीमेंट भी क्या है, वैलिड है। ठीक है, तो यानी कि हमारा एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैसे तो क्या होता है, वॉइड होता है। भाई आप किसी को कोई काम करने से नहीं रोक सकते हो, जिसका जो मन आए वो काम कर सकता है। लेकिन कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जिसमें अगर आपने रेस्ट्रिक्शंस लगाई भी हैं तो भी वो वैलिड मानी जाएंगी। वो 6 केस हैं, एक गुडविल वाला, ठीक है। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लिखा है इन्होंने, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में हमने क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, कोई भी लगा लो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का रिस्ट्रिक्शन, इसमें दिया भी होगा नहीं है, मतलब जितने टाइम तक हमारी पार्टनरशिप फर्म चलेगी तो आप उसी के जैसा कॉम्पिटिंग बिजनेस कोई और नहीं खोल सकते। तो ये वैलिड है ना, आप मेरी पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हो, ठीक है, आप पार्टनर हो और आप मेरी फर्म में होते हुए मेरे पार्टनरशिप फर्म जैसा बिजनेस नहीं खोल सकते हो। भाई मेरी पार्टनरशिप फर्म से निकल जाओगे उसके बाद कुछ भी करना, लेकिन इसमें होते हुए आप वैसा का वैसा बिजनेस नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या होगा अगर वो वैसा का वैसा बिजनेस करेगा, भाई जो भी क्लाइंट यहाँ के होंगे उधर सरका देगा, समझ रहे हो। भाई मैंने अपनी पर्सनल दुकान खोल रखी है, एक मान लो पार्टनरशिप फर्म है, उनका बिजली का काम है, ठीक है। अब यहाँ जो कस्टमर आते हैं ना, मैं उनको क्या कहता हूँ, मैंने वहां पर दुकान खोल रखी है, 10 रुपए सस्ते में दे दूंगा। करते हैं ऐसा लोग, करते हैं ना। तो इधर के कस्टमर वहां शिफ्ट कर दिए, एक तरीके से यहाँ पे पार्टनर था, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाया, इसीलिए पार्टनरशिप फर्म क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, भाई मेरी फर्म में अगर आप पार्टनर हो तो सेम टाइप का बिजनेस आप अपना पर्सनल नहीं खोल सकते। तो अगर आपने ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो वो रिस्ट्रिक्शन वैलिड कहलाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एग्जांपल में 6 केस कौन से हो गए एक्सेप्शन में, एक तो सेल ऑफ गुडविल वाला, एक आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाला, एक एलएलपी एक्ट वाला हो गया, ठीक है, और 3 कौन से हो गए, ट्रेड कॉम्बिनेशन। मैं इसमें भी एग्जांपल्स लिखवा देती हूँ। सर्विस एग्रीमेंट, सर्विस एग्रीमेंट में आप लिख लो एग्जांपल नंबर 50, सर्विस एग्रीमेंट के आगे लिख दो एग्जांपल नंबर 50। और 50 नंबर एग्जांपल में क्या था, बी एक फिजिशियन और सर्जन था। बी कौन था, एक फिजिशियन था या सर्जन था, उसने ए को एम्प्लॉय किया एज एन असिस्टेंट फॉर अ टर्म ऑफ 3 इयर्स, 3 साल के लिए हमने उसको असिस्टेंट बनाया, और ए ने एग्री किया कि नॉट टू प्रैक्टिस एज अ सर्जन एंड फिजिशियन ड्यूरिंग दीज 3 इयर्स। पर इन 3 सालों में मैं आपको ही डिवोट करूंगा, अपना कोई पर्सनल काम नहीं करूंगा। तो ये एग्रीमेंट क्या है, वैलिड एग्रीमेंट है, एंड ए कैन बी रेस्ट्रेन्ड बाय एन इंजेक्शन इफ ही स्टार्ट्स इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर इन 3 सालों में अगर वो अपनी अलग से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है, यहाँ पे एग्रीमेंट में साइन किया था कि नहीं करूंगा स्टार्ट, फिर भी कर देता है तो हम उसके ऊपर केस डाल सकते हैं। क्लियर है, लास्ट समझ में आ रहा है। Yes, ma'am. तो एग्जांपल नंबर 50 हो गया आपका सर्विस एग्रीमेंट के लिए, और सोल और एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट और फ्रेंचाइज, इसमें आपका आ जाएगा एग्जांपल नंबर 51, थर्ड लास्ट वाले में सोल और एक्सक्लूसिव डीलिंग। और ट्रेड कॉम्बिनेशन में एग्जांपल आएगा एग्जांपल 52, जो आपने फिक्स किया था प्राइस, ठीक है। क्लियर है सबको, नाम तेरा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, किसी की लीगल प्रोसीडिंग कार्यवाही चल रही है उसको रुकवाना, वर्ड में आता है, हाँ जी, रुकवाना किसी की कार्यवाही को वर्ड में आता है। जो मैंने अभी एग्जांपल भी दिया था, भाई गवाह को आपने पकड़ लिया, किडनैप कर लिया, ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं,
A contract by which the parties agree that any dispute between them in respect of any subject shall be referred to arbitration and that only the amount rewarded in such arbitration shall be recoverable is a valid contract. हमने भाई पहले से ही एग्रीमेंट किया था कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो हम उसको आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे, कोर्ट में लेके जाएंगे और वहां पे जो अमाउंट अवॉर्ड किया जाएगा वही सिर्फ रिकवरेबल होगा। तो इस टाइप का अगर पहले से ही आपने एग्रीमेंट डिसाइड कर रखा है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लेकिन किसी की कार्यवाही रुकवाना, लीगल प्रोसीडिंग्स को बीच में ही खत्म करना, वो आपका वॉइड माना जाएगा। ठीक है, जैसे कॉम्प्रोमाइज याद है आपको, कॉम्प्रोमाइज वर्ड सुना आपने, जैसे कोर्ट में केस किया, ठीक है, अगर दोनों पार्टीज ही कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं किसी भी तरीके से, भाई हम मना कर देते हैं वहां पे, तो वो भी आपका वैलिड में ही आएगा। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज करने के पीछे कोई ऐसा पैसा छुपा हुआ है जो इलीगल है तो फिर वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, जिसका मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा है एग्रीमेंट का, तो वो भी वॉइड है। जैसे एग्जांपल था अपना, हमारा ऑयल का बिजनेस है और बहुत सारे ऑयल में हम डील करते हैं, तो मैंने उसको क्या कहा था, मैं आपको 100 टन्स ऑफ ऑयल भिजवा दूंगा। कौन सा ऑयल, ये कैटेगराइज नहीं किया था, तो ये आपका सर्टेन नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जो सबसे अच्छा और क्वेश्चन आने वाला है वो है वैगरिंग एग्रीमेंट, सेक्शन 30। सुने वैगरिंग एग्रीमेंट? वैगरिंग, सबसे पहले तो ये सुन लो वैगरिंग एग्रीमेंट क्या होता है और फिर सुनना गैम्बलिंग क्या होती है। ठीक है, an agreement by way of wager is void. It is an agreement involving payment of sum of money upon the determination of an uncertain event. आपने शर्त लगाई, बेट लगाई किसी अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पे। ठीक है, the essence of wager in each side should stand to win or lose depending on the way the uncertain event take place and reference to win to which the chance is taken and in the occurrence of which neither of the parties has legitimate interest। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, जो अनसर्टेन इवेंट के ऊपर आपने बेट लगाई है, शर्त लगाई है, वो क्या था अनसर्टेन इवेंट? ए ने बी को कहा कि मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा अगर आज बारिश होती है तो। ठीक है, A agrees to pay 50,000 to B if it rains and B promises to pay a like amount to A if it does not rain। भाई अगर नहीं हुई तो B A को देगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या है, एग्रीमेंट जो है वो वेगरिंग एग्रीमेंट है। बट इफ वन ऑफ द पार्टीज हैज कंट्रोल ओवर द इवेंट, तो एग्रीमेंट वेगर नहीं होगा। कहने का मतलब वो आर्टिफिशियल बारिश नहीं करनी है, नेचुरल बारिश होनी चाहिए। अगर दोनों में से उस किसी का भी उस इवेंट पे कंट्रोल हुआ तो वो वेगरिंग एग्रीमेंट नहीं होगा। अब इस बात को अच्छे से समझना, अगर कंट्रोल हुआ ना तो वो गैम्बलिंग में कवर हो जाता है। जैसे वो सुना है आपने जो क्रिकेट में लगते हैं, क्या लगते हैं कि ये जीतेगा वो जीतेगा। देखो ऐसा होता है, जो बड़े बड़े होते हैं ना उसमें गैम्बलर, वो क्या करते हैं, जैसे दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई ये पार्टी जीतेगी, ये वाली टीम जीतेगी। ठीक है, उसने कहा था जीती तो तू मुझे पैसे दियो और अगर हारी तो मैं तुझे पैसे दूंगा, ऐसा ही था। अभी तक के वेगरिंग एग्रीमेंट था, अगर किसी को नहीं पता था कि ये टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी। लेकिन अगर उनमें से किसी एक ने टीम को पैसे खिला रखे थे, तुझे नहीं जीतना, तुझे हारना है, ठीक है, अगर उसमें किसी ने भी एक टीम को पैसे खिला रखे थे कि तुझे हारना है, तो बताओ ये वेगरिंग है या गैम्बलिंग है? समझ रहे हो ना? तो उस इवेंट पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए आपका। ये तो कंट्रोल कर लिया ना आपने और उसके बाद आपने ऐसा सट्टा लगाया, ठीक है, तो वो वेगरिंग में नहीं आएगा। सट्टा लगाने की बात करें तो क्या सट्टा लगाने के बाद बात हो रही है, ठीक है, तो ये आपका वेगरिंग में नहीं आएगा अगर उसमें कंट्रोल अगर आ गया तो। अनसर्टेन इवेंट ऐसा होना चाहिए जिसपे आपका कोई कंट्रोल ना हो। अब बारिश होने पे किसी का कोई कंट्रोल है? भगवान पे ही है ना, सिर्फ भगवान तो वो समझो वो है, बाकी साइंस के अकॉर्डिंग तो जो चलता है सब वही होएगा। ठीक है, हमें आती नहीं है साइंस, वो बादल भर के आते हैं पानी को, तभी होती है ना, तो उस हिसाब से बारिश होती है, तो उस पे उन्हीं का ही कंट्रोल है।
नेचर का, ठीक है, नेचर के अकॉर्डिंग डिसाइड हो रही है ना ये, जिसमें पर्सन का आर्टिफिशियल कोई कंट्रोल नहीं, ठीक है। तो वेगरिंग एग्रीमेंट में क्या चीज एसेंशियल है, ये 6 पॉइंट आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ठीक है, जो वेगरिंग एग्रीमेंट को डिसाइड करते हैं। यहाँ पर प्रॉमिस होना चाहिए एक तो मनी पे करने का या मनी इज वर्थ पे करने का, या लाइक मैंने बेट लगाई थी कि मैं तेरे को सोने की चेन गिफ्ट कर दूंगा अगर बारिश हुई तो, ठीक है, तो मनी या मनी वर्थ होना चाहिए। प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल ऑन इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, किसी चीज के होने या ना होने पे प्रॉमिस होना चाहिए। देयर मस्ट बी अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट, इवेंट की अनसर्टेनिटी होनी चाहिए कि भाई होगी या नहीं होगी। मान लो बिल्कुल काले बादल आए हुए हैं, बारिश होनी ही होनी है, दिख रही है, उस टाइम शर्त लगा रहे हो, क्या वो वैलिड माना जाएगा? दूसरा बंदा पागल है शर्त लगा रहा है। ठीक है, तो क्या वो बात वैलिड होगी? नहीं ना। भाई वेगरिंग एग्रीमेंट में आपका जो इवेंट है वो अनसर्टेन होना चाहिए, जहां पर सर्टेनिटी आ गई तो वो वेगरिंग एग्रीमेंट नहीं है। 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक पार्टी जीतेगी और दूसरी पार्टी हारनी चाहिए, ठीक है। There must be common intention to bet at the timing of making such agreement, जिससे आप ये एग्रीमेंट लगा रहे हो, मतलब बेट लगा रहे हो, उसकी में आपकी इंटेंशन कॉमन होनी चाहिए, मींस मैच पे ही लगनी चाहिए। अगर मैच के जीतने या हारने का केस है तो दोनों की इंटेंशन उसी पर ही होनी चाहिए। पार्टी शुड हैव नो इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट फॉर स्टेक, पार्टीज का ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो आपका इंटरेस्ट सिर्फ किसमें है, उस 50,000 में, बारिश हो ना हो आपको क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? उस पर्टिकुलर इवेंट में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। भाई मैच कोई जीते चाहे हारे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ क्या फर्क पड़ता है, मेरे पैसे से, जो आपने सट्टे के पैसे लगाए मुझे सिर्फ वो चाहिए, चाहे पार्टी आ जाए। मेरी कोई क्रिकेट टीम से कोई रिलेशनशिप थोड़ी है कि नहीं? तो यहाँ पर आपका जो पार्टीज है उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए किस चीज में, उस इवेंट में, सिर्फ स्टेक में इंटरेस्ट होना चाहिए जो बदले में पैसा मिल रहा है उसके लिए, ठीक है। तो ये तो था वेगरिंग। वेगरिंग समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो वेगरिंग के जैसी है, ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेगर, ठीक है। वो कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं? लॉटरी ट्रांजैक्शन, लॉटरी सुनिए। तो लॉटरी क्या है? इज अ गेम ऑफ चांस एंड नॉट ऑफ स्किल और नॉलेज। लॉटरी तो एक गेम ऑफ चांस है, आपकी लक पे डिपेंड करती है, उसमें कोई आपकी स्किल की जरूरत नहीं है, नॉलेज की जरूरत नहीं है। विद द प्राइम मोटिव ऑफ पार्टिसिपेंट इज गैम्बलिंग, द ट्रांजैक्शन अमाउंट टू वेगर। Even if lottery is sanctioned by the government of India, it is a wagering transaction. The only effect of such sanction is that person responsible for running the lottery will not be punished under the Indian Penal Code. Lotteries are illegal and even collateral transaction to it are tainted with illegality. भले ही गवर्नमेंट ने भी इसको अलाउ कर रखा है, बट फिर भी ये वैगरिंग एग्रीमेंट है, और वैगरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड होते हैं, इलीगल मत बोलो, वॉइड होते हैं, ठीक है। तो लॉटरी ट्रांजैक्शन भी वेगर जैसी ही है, भले इसको परमिशन मिल गई। परमिशन किस लिए मिली है? भाई जो बंदा लॉटरी ट्रांजैक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहा होगा, संभाल रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा होगा, उसको हम इंडियन पीनल कोड के तहत सजा नहीं देंगे, बस इतनी माफी है। बाकी ये एग्रीमेंट तो क्या कहलाएंगे? वॉइड ही कहलाएंगे। क्रॉसवर्ड पजल एंड कंपटीशन, crossword puzzle in which prize depend upon the correspondence of the competitor solution with a previously prepared solution। भाई पहले से जो उसका सॉल्यूशन रेडी है, आपके सॉल्यूशन को उसके साथ में मैच किया जाता है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि आप जीते या हारे। तो हैड दिस वाज अ गेम ऑफ चांस एंड देयरफॉर, एक मिनट कहां पहुंच गई मैं? हां, ये रहा। विद अ प्रीवियसली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन kept with the editor of newspaper is a lottery and therefore a wagering ट्रांजैक्शन। इसमें इन्होंने एक केस दे रखा है जिसके फैक्ट क्या थे? एक क्रॉसवर्ड पजल वाज गिवन इन मैगजीन, बाल भास्कर देखते थे पहले? यस मैम। तो एक क्रॉसवर्ड पजल आता था मैगजीन में। अबव मेंशन क्लॉज वाज स्टेटेड इन मैगजीन। As A solved his crossword puzzle and his solution corresponded with the previously prepared solution kept with the editor. Had this was a game of chance and therefore a lottery। तो इस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे? वेगरिंग ट्रांजैक्शन बोलेंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? अब पहले मुझे ये बताओ कि जो एक क्रॉसवर्ड पजल है, क्रॉसवर्ड पजल है, हाँ, इसमें चाहे आपकी नॉलेज का यूज हो रहा है, बट
वेगरिंग है, ठीक है, ये वेगरिंग है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएंगे? वॉइड। अब इसका एक्सेप्शन सुनना, क्रॉसवर्ड पजल, पिक्चर कंपटीशन, एथलेटिक कंपटीशन, जहां पर प्राइज आर अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ स्किल एंड इंटेलिजेंस आर द गेम ऑफ स्किल एंड हेंस सच कॉम्पिटिशंस आर वैलिड। जहां पर आपकी स्किल का यूज हो रहा है, नॉलेज का यूज हो रहा है, वहां पर ये आपके जो कॉम्पिटिशंस है वो वैलिड कहलाएंगे। और यहाँ पर जो आपका प्राइज कंपटीशन इन गेम ऑफ स्किल आर नॉट वेगर्स प्रोवाइडेड द प्राइज मनी डज नॉट एक्सीड 1000 रुपीज, यानी कि 1000 रुपीज तक का प्राइस अगर रखा हुआ है तो वो तो है वैलिड, इससे ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा? वॉइड। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अभी हॉर्स रेस वाला बताऊंगी फिर कंफ्यूज हो जाओगे। कितने तक का प्राइस रखना है? 1000 रुपए तक का, इक्वल लगा दो, यही है ना, डज नॉट एक्सीड। हाँ, 1000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 1000 या 1000 से नीचे तक का प्राइस है तो वैलिड है, 1000 से ऊपर होते ही क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। समझ रहे हो? याद रखना है अभी, ठीक है। इसके बाद एक हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन आ रही है, वो पढ़ लो, स्पेक्युलेटिव को भी छोड़ दो। अ हॉर्स रेस कंपटीशन वेयर प्राइस पेबल टू द बेट विनर इज लेस देन 500 इज अ वेगर। अब यहाँ पर अगर हॉर्स रेस कंपटीशन में प्राइस अगर लेस देन 500 है तो क्या है? वॉइड है। मोर देन 500 है तो वैलिड है। याद रहेगा? इतना अभी लो में इतना ही है, प्रैक्टिकली जो भी चल रहा है, ठीक है। क्रॉसवर्ड पजल में अगर आपका स्किल का यूज हो रहा है और प्राइस जो है मनी, प्राइस मनी है 1000 तक की है तो वैलिड है, ऊपर जाते ही वॉइड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर 500 से कम पे वॉइड है और 500 से ऊपर जाते ही वैलिड हो जाएगी। अपोजिट दिख रहा है? वहां पर ज्यादा पे वॉइड हो रही है, यहाँ पर कम पे वॉइड हो रही है, और अमाउंट अलग अलग है, ठीक है। ए और बी ने एग्रीमेंट किया जिसमें ए ने प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को 2 लाख रुपए प्रोवाइड करूंगा, 2 लाख रुपए दूंगा, पे करूंगा, प्रोवाइडेड चेतक विन द हॉर्स रेस कंपटीशन। भाई चेतक एक घोड़े का नाम था, ठीक है। अगर वो जीत जाएगा तो मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा। बताओ मुझे, ये वॉइड है या वैलिड है? वैलिड है। पक्का? क्यों? क्योंकि प्राइस जो मनी है, मनी टर्म है, वो कितनी है? 500 से ऊपर, तो ये वेगरिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। हाँ जी। अब बीच में देखो एक आता है स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। वो क्या होती है? एन एग्रीमेंट और अ शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन वेयर द पार्टीज इंटेंड टू सेटल द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑफ सर्टेन गुड्स और शेयर्स ऑन अ स्पेसिफाइड डे इज द गैम्बलिंग एंड हेंस वॉइड। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन होती है जो शेयर मार्केट में डील करते हैं। वो क्या करते हैं? एक सर्टेन अमाउंट पे खरीद लिया और उस दिन जो मार्केट रेट चल रहा है उस पे बेच दिया। अगर स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन है तो वो वॉइड मानी जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लेना, क्योंकि सीए के आगे वाले लेवल्स में आपको शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन के बारे में डीपली समझाया जाएगा कि स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन होती क्या है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना कि ये वॉइड ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। अब देखना, ये ऊपर वाले 4 केस समझ में आए? यस मैम। पहला केस क्या था? लॉटरी ट्रांजैक्शन, वो क्या होती है? वॉइड होती है। दूसरा था क्रॉसवर्ड पजल, क्या होती है? वॉइड। कंडीशन क्या है? स्किल और नॉलेज अगर है, प्राइस मनी अगर 1000 से कम है तो आपकी वैलिड होगी, उससे ऊपर हुआ तो वॉइड होगी। तीसरा केस स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन एंड चौथा केस हॉर्स रेस वाला। 500 से कम वाला वॉइड और 500 से ज्यादा वाला, तो 500 के इक्वल वाला सोचो। इक्वल ही लगाना आपने इसको इक्वल नहीं लगाया। तो तुम बताओ, इक्वल यहाँ लगना चाहिए, यहाँ लगना चाहिए? पढ़ के अगर उन्होंने बोला लेस देन 500 है तो वॉइड है, यानी कि 500 है तो वैलिड है ना। लेस देन 500 है तो वॉइड है, 499 पे भी वॉइड है। लेकिन 500 पे और 500 से ऊपर पे क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब जो चार ट्रांजैक्शन मैंने वो बताई जो वेगर जैसी हैं, जिसको हम वॉइड ट्रांजैक्शन कह रहे हैं। अब कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो वेगरिंग के जैसी ही हैं बट फिर भी वॉइड नहीं है, यानी कि वैलिड है। वो 4 कौन कौन से हैं?
चिट फंड, चिट फंड क्या होते हैं? लक्ष्मी चिट फंड, लक्ष्मी चिट फंड। ये कौन है? किस दिन में पैसे डबल नहीं सुना मैंने आपने? चिट फंड सुने किसी ने? वो पर्ची डालो, पर्ची निकालो, लकी ड्रॉ। फिर यार Chit fund does not come within the scope of Baker. In case of chit fund, a certain number of person decide to contribute a fixed sum for a specified period. भाई सब लोग पैसा डालते हैं कुछ, है ना, फिक्स टाइम के लिए, and at the end of month, the amount so contributed is paid to the lucky winner. जो सबने पैसा डाला है, फिर वो पर्ची निकाली जाती है, जो लकी विनर निकलता है वो सारा पैसा उसके नाम पे चला। तो ये ट्रांजैक्शन लग तो वेगर जैसी रही है, लेकिन फिर भी वैलिड है, ठीक है। कमर्शियल ट्रांजैक्शन और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, स्पेक्युलेटिव को हमने डाला है वॉइड में, लेकिन जो शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शन है जिसमें इन दीस ट्रांजैक्शन इन विच डिलीवरी ऑफ गुड्स और शेयर्स इज इंटेंडेड टू बी गिवन और टेकन, उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। भाई कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे तो डीमैट अकाउंट में आपके पास शेयर्स आ गए, जब बेचे तो चले गए, तो इसको आप क्या बोलोगे? वैलिड बोलोगे। लेकिन स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन में क्या होता है? सिर्फ पैसों में ही डील होता रहता है। भाई कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, लेकिन शेयर्स मेरे अकाउंट में कोई भी नहीं आए, उस ट्रांजैक्शन को हम वॉइड बोल रहे हैं। समझ रहे हो? स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें आपने पैसा लगाया, मान लो शेयर्स परचेज किया, लेकिन शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आए, ठीक है, सिर्फ खरीदा और उसको उसी दिन बेच दिया सिर्फ प्रॉफिट के लिए, तो वो आपका वैगरिंग एग्रीमेंट कहलाएगा, वॉइड होगा वो, ठीक है। लेकिन आपने शेयर्स खरीदा कंपनी का, आपको कंपनी ने दिया भी सही, आपके पास डीमैट अकाउंट में रखा हुआ है, उसके कुछ टाइम बाद अगर आप उसको बेच देते हो तो आपके हाथ से शेयर्स डीमैट अकाउंट में से चला जाता है, इसको हम वैलिड ट्रांजैक्शन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है गेम ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कंपटीशन, उसी का ही अपोजिट हो गया ये क्रॉसवर्ड पजल वाला, ठीक है। तो अगर आपकी स्किल का यूज करते हुए अगर कोई भी ऐसा कंपटीशन है और उस कंपटीशन में प्राइज मनी कितनी होनी चाहिए? 1000 तक, तब तक वो क्या कहलाएगा? वैलिड, और ऊपर होते ही वॉइड। और एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी तो देखो वेगर जैसा है, क्योंकि देखो लाइफ इंश्योरेंस है, अनसर्टेन इवेंट है ना, लाइफ इंश्योरेंस को मत लो, क्योंकि डेथ तो सर्टेनिटी है ना, अनसर्टेन नहीं है ना, कब होगी ये नहीं पता, तो लाइफ और हेल्थ तो एक ही बात है। जनरल इंश्योरेंस लो, ठीक है, कब किसका एक्सीडेंट हो जाए नहीं पता, सर्टेनिटी तो नहीं है ना कि होगा ही होगा, नहीं ना, तो कब किसका एक्सीडेंट हो जाए ये अनसर्टेन है। तो वेगरिंग जैसा है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन क्या इंश्योरेंस वैलिड नहीं होता? इंश्योरेंस वैलिड ही होता है। समझ रहे हो बेटा बात? यस मैम। इंश्योरेंस का वेगरिंग की अगर डेफिनेशन किसी को याद हो गई है तो आराम से रिलेट कर पाएगा। वेगरिंग की डेफिनेशन यही है कि जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट पैसा देना किसी एक पर्टिकुलर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है, तो वो वेगरिंग है। चिट फंड में भी यही था कि चिट निकालने पे डिपेंड करता है कि किसकी निकलेगी, अनसर्टेन है फिर भी वो वैलिड था, ठीक है, समझ रहे हो? तो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी आपका डिसाइडेड नहीं है, अनसर्टेन है कि कब किसके साथ में क्या हो जाए, तो वो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी वेगरिंग जैसा दिखेगा, बट इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। अब यहाँ पर जो डिफरेंस दिए हुए हैं वो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में और वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस दिया हुआ है। सबसे पहले मीनिंग, इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है? ये किस चीज के लिए इंश्योरेंस हम किस चीज के लिए करवाते हैं? भाई कल को कोई नुकसान हो, लॉस हो, उसकी भरपाई हमें इंश्योरेंस कंपनी दे सके, ठीक है। लेकिन वेगरिंग एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है? कोई भी ऐसा अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है हमारा पैसे देना, ठीक है। कंसीडरेशन, इंश्योरेंस में क्या होता है? कंसीडरेशन प्रीमियम पे करते हो, है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो करक्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज द म्यूचुअल कंसीडरेशन। म्यूचुअल कंसीडरेशन क्या है? मैं इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देती हूँ और बदले में मुझे उस नुकसान की भरपाई मिलती है इन केस अगर कुछ होता है तो। लेकिन यहाँ पर कोई कंसीडरेशन है दो पार्टीज के बीच में? नहीं। अगर हुआ तो एक पार्टी जीतेगी और एक पार्टी हारेगी, दोनों को जरूरी नहीं है, कुछ ना कुछ बदले में मिलेगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब अगर मैंने देखो अपने किसी भी गुड्स का इंश्योरेंस करवाया है ना, मैंने स्टॉक इंश्योरेंस करवा लिया, तो वो स्टॉक किसका है? मेरा है, मेरा उसमें इंटरेस्ट है, मैंने उस स्टॉक पे पैसा लगा रखा है, समझ रहे हो ना। तो यानी कि वो स्टॉक जलेगा या नहीं जलेगा, उस स्टॉक के साथ कुछ नुकसान होगा या नहीं होगा,
उस इवेंट में आपका इंटरेस्ट है। लेकिन क्या वेगरिंग एग्रीमेंट में अनसर्टेन इवेंट में आपका इंटरेस्ट होता था? नहीं, आपका सिर्फ इंटरेस्ट किस चीज पे होता था? पैसे पर। क्लास सोचो, इंश्योरेंस में अगर आपका इंटरेस्ट पैसे पर हो जाए तो आप क्या करोगे? अपने माल को खुद को आग नहीं लगा दोगे ऐसे? भाई वहां से पैसा मिलना है, ज्यादा रिकवर कर लेंगे हम। अगर आपका मेन मोटिव ये होता तो इंश्योरेंस में ये होता ना। तो इसलिए इंश्योरेंस में क्या कहा गया है कि जिस चीज का आपने इंश्योरेंस करवाया है उसमें आपका इंटरेस्ट होता है, लेकिन वेगरिंग एग्रीमेंट में आपका उस इवेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। भाई बारिश आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ क्या है? बारिश आएगी तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। समझ रहे हो? उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी होती है भरपाई करना। इंश्योरेंस में क्या होता है? एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनिफाई द इंश्योरेंस पर्सन अगेंस्ट लॉस। देखो लाइफ इंश्योरेंस को एक्सेप्ट में क्यों डाला? अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो उसकी भरपाई हो सकती है? डेड पर्सन को जिंदा किया जा सकता है? नहीं। लेकिन अगर हमारा स्टॉक जल गया या नष्ट हो गया या पानी में बह गया, उसकी भरपाई हो सकती है? यस, हमको वो जो इंडेमनिटी मिलेगी, जो पैसा मिलेगा, उससे हम वही वाला स्टॉक और ले सकते हैं, लेकिन उस पर्सन को वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस लिखा हुआ। एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनिफाइड द इंश्योर्ड पर्सन। उस पर्सन को हम भरपाई जरूर करते हैं, लेकिन वेगरिंग में क्या होता है? जो पर्सन हारा है उसको पैसे देने पड़ते हैं अनसर्टेन इवेंट के होने पर। ठीक है। एनफोर्सिबिलिटी, इंश्योरेंस वैलिड भी है और एनफोर्सेबल भी है, लेकिन वेगरिंग एग्रीमेंट आपका वॉइड है और अनएनफोर्सेबल होता है। प्रीमियम कैसे डिसाइड किया जाता है? देखो जो आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम है ना, वो कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, उस पर्सन उसका डिसाइड होता है कि कौन कैलकुलेशन करेगा, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअरी। क्या बोलते हैं? एक्चुअली क्या करता है? कैलकुलेशन करता है कि भाई कितने का आप प्रीमियम ले रहे हो, उस कितने का आप इंश्योरेंस ले रहे हो और उस इंश्योरेंस का कितना प्रीमियम अमाउंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी लॉजिकल कैलकुलेशन है वेगरिंग में? भाई ऐसे ही शर्त लगा देते हैं ना, 50,000, 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। क्या कोई आपने कैलकुलेशन की है उसके लिए? नहीं। लेकिन प्रीमियम की कैलकुलेशन पर्टिकुलर फॉर्मूलाज यूज करके की जाती है। पब्लिक वेलफेयर किसमें आना चाहिए? इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन वेगरिंग एग्रीमेंट क्या पब्लिक वेलफेयर में है? नहीं। आप मुझे बताओ, ये चैप्टर समझ में आया? क्रिप्टो करेंसी